नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों हेतु नॉन हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर जो कि इस बार के एग्जाम हेतु लाभदायक साबित होंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं इसमें नॉन हिंदी के 16वें चैप्टर से लेकर के और 21वें चैप्टर तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में पहले चैप्टर से लेकर के 15 चैप्टर तक की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो 15वें तक के चैप्टर में मैंने 152 क्वेश्चन कर दिए हैं। ये जो है 153 से मैं शुरू कर रहा हूँ और ये 16वां चैप्टर से है। ठीक है, तो 16वां चैप्टर का नाम है खेमा। खेमा एक कहानी है जो कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित किया गया है। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पहला नंबर है, किस पाठ में बाल मजदूरी की समस्या को उभारा गया है। तो आप सभी को याद रखना है, ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये खेमा जो पार्ट है उसमें बाल मजदूरी की समस्या को उभारा गया है। इसके बाद 154 नंबर क्वेश्चन है, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। तो अभी ने बताए हैं बाल मजदूरी, तो क्या होगा इसका आंसर, बाल मजदूरी। इसके बाद 155 नंबर क्वेश्चन है, खेमा कितने वर्ष का दिखता था। तो खेमा जो है वो 8 से 9 वर्ष का दिखता था, अर्थात 8 से 9 साल का। इसके बाद है, खेमा के साथ एक समस्या थी, तो वो समस्या थी तोतलापन की। ठीक है, तोतलाता था वो। इसके बाद 157 नंबर क्वेश्चन है, खेमा दिखने में कैसा और कितने कद का था। तो खेमा जो है गेहुआ रंग का था और 3.5 फीट का लंबा था। ठीक है, तो ऑप्शन जो रहेगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 158 नंबर क्वेश्चन, कसारा के होटल में कौन काम करता था। तो वो खेमा काम करता था, खेमा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मुक्ताकाशी होटल का मालिक था। तो मुक्ताकाशी होटल के मालिक कसारा था। कसारा क्या बेचता था। तो कसारा चाय बेचता था। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद 161 नंबर क्वेश्चन है, ये डायरी ले जा और लिखवा ला, 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के, ये कथन किसका है। तो ये कसारा का कथन है, खेमा को कहता है कि ये डायरी ले जाओ और लिखवा ला, 3 साइकिल वाला के, 2 मास्टर साहब के और 5 सेठ जी के। वो चाय लिखवाने के लिए बोल रहा था। तो कसारा कह रहा था किसको, खेमा को, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 162 नंबर क्वेश्चन, चालू और अस्थाई होटल कहाँ था। तो गली के नुक्कड़ पर क्लिनिक के पास था। गली के नुक्कड़ पर क्लिनिक के पास, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेमा घूमता घामता डायरी लेकर कसारा के पास कितने देर में आया। तो खेमा जो है वो घूमता घामता डायरी लेकर के कसारा के पास 8 से 10 मिनट बाद आया था। तो ऑप्शन जो भी रहेगा वो आप टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेमा को काम करते कितने दिन हो चुके थे। तो खेमा को कसारा के होटल में काम करते 2 महीने हो चुके थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कसारा के होटल के पास क्या था। अब ये न बताए, कसारा के होटल गली के नुक्कड़ पर था, क्लिनिक के पास था, तो क्लिनिक था। इसके बाद है 166 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने कितने दिनों से खेमा का शोषण देख रहा था। तो लेखक जो थे वो 2 दिनों से खेमा के ऊपर अत्याचार देख रहा था, अर्थात शोषण देख रहा था, तो 2 दिनों से। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद 167 नंबर क्वेश्चन है, खेमा के माता पिता ने अपने दायित्वों से मुक्ति हेतु कितने बेटे को बेचा। तो वो 4 बेटों को बेच दिया। ठीक है, जिसमें खेमा सबसे छोटा था। ठीक है, सबसे छोटा, भाइयों में सबसे छोटा था। इसके बाद है, वो एक होटल पर है साहब, यह कथन किसका है। तो वो एक होटल पर है साहब, ये खेमा के पिताजी ने कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेमा भाइयों में था। तो खेमा भाइयों में सबसे छोटा था, याद रखेंगे। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर चैप्टर है, खुशबू रचते हैं हाथ। ये एक प्रकार की कविता है जिनके लेखक अरुण कमल जी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन देखिए कि खुशबू रचते हैं हाथ कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये अरुण कमल जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद 171 नंबर क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता का केंद्र बिंदु क्या है।
तो ये खुशबू रचते हैं हाथ जो है वो वंचित लोगों से जो है समृद्धि अवदान है। ठीक है, इसमें कूड़े करकट उठाने वाले लोगों के हाथों से जो है सुगंधित खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने की विवेचना की गई है। ठीक है, इसके बाद जो है 172 नंबर क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने किन लोगों का आर्थिक वर्णन किया है? तो ये जो है कूड़े करकट उठाने वाले लोगों का आर्थिक वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर क्वेश्चन, कूड़े करकट उठाने वाले लोगों का हाथ फूल से बदलकर कैसा हो जाता है? तो कूड़े करकट उठाने वाले लोगों का हाथ जो है वो फूल से बदल करके गंदे, जख्मी, उभरी नसों वाली हाथ हो जाता है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा या इनमें सभी ऑप्शन रहेगा तो आप लोगों को टिक करना है। ठीक है, इसके बाद है 174 नंबर क्वेश्चन है, किन लोगों के हाथ के नाखून घिस गए हैं? तो वो सफाई करने वाले लोगों के हाथ के नाखून घिस गए हैं। ठीक है, इसके बाद है लेखक ने सफाई करने वालों के हाथ की तुलना किससे की है? या जो कोमल हाथ रहते हैं उसकी जो तुलना की है वो जूही की डाल से की है। किसके डाल से? जूही की डाल से। ठीक है, नवयुवक लड़का, नवयुवती लड़की सब जो है वो कूड़े करकट उठा रही है, तो वो जूही की डाल से उनकी चर्चा की है उसमें। इसके बाद जो है 176 नंबर क्वेश्चन है, घरों की खुशबू के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो अगरबत्ती का उपयोग किया जाता है घरों की खुशबू के लिए। ठीक है, जिसमें से अगरबत्ती का नाम है केवड़ा, गुलाब खस और रात रानी जैसी अगरबत्तियाँ। ठीक है, इसके बाद है 177 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कविता अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई है? तो वो कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन और अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद 18 नंबर चैप्टर है और बहुत सुंदर चैप्टर है कि हौसले की उड़ान। ये एक प्रकार की निबंध है जो कि संकलित किया गया है पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा। तो इससे जो पहला क्वेश्चन है और टोटल का 178 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है? तो वो जो पाठ है वो हौसले की उड़ान है। ठीक है, इसके बाद है किसने अपने पिता मोहम्मद असीन इदरसी को मां समेत उसने घर में बंद कर, ठीक है, 13 किलोमीटर पैदल चल नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंचकर पढ़ने हेतु नामांकन करा ली? तो ये जो थी गुड़िया थी। ठीक है, गुड़िया कहाँ के रहने वाली थी? तो नोखा प्रखंड के रोहतास जिले से। ठीक है, नोखा प्रखंड के रोहतास जिले से थी। ये आप लोग याद रखेंगे। उन्होंने अपने पढ़ाई के प्रति इतना उत्सुक हो चुके थे कि अपने पिता जो कि पेशे से ड्राइवर थे उनको घर में माँ सहित बंद कर दिया और पैदल 13 किलोमीटर तक गया और उत्प्रेरण केंद्र में नाम लिखा लिया पढ़ने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों के हौसले की उड़ान पाठ में आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे 3 से 4 मार्क इस बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसके बाद है 180 नंबर क्वेश्चन कि गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो गुड़िया जो है वो पढ़ लिख करके अध्यापिका बनना चाहती है, अर्थात टीचर बनना चाहती है। इसके बाद है गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? तो मोहम्मद इदरसी जो थे वो पेशे से ड्राइवर थे। इसके बाद जो है 182 नंबर क्वेश्चन है, सोनी ने जिला स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो याद रखेंगे, अगर पूछे जिला स्तरीय सोनू के बारे में, जिला स्तरीय पूछे या राज्य स्तरीय पूछे तो दोनों में कहना है प्रथम स्थान। ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त किया। और जो राष्ट्र स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता हुआ था उसमें चतुर्थ स्थान प्राप्त किया था। तो आप लोग याद रखेंगे, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय में प्रथम और राष्ट्र स्तरीय में चतुर्थ। तो चलिए इसमें प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। और सोनी के बारे में पढ़ लीजिए, ये कहाँ के थी और किसके बेटी थी? तो देखिए, कैमूर के चेनारी प्रखंड के महथी गांव निवासी। ठीक है, कहाँ के थे? कैमूर जिला के चेनारी प्रखंड के महथी गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी सोनी है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। कहेगा सोनी कहाँ के रहने वाली है? तो कैमूर के, ठीक है, चेनारी प्रखंड के महथी गांव के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में सोनी ने जमालपुर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। कहाँ पे? राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ था? तो जमालपुर में हुआ था, जिसमें उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान। तो ये दोनों आपको मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद 184 नंबर क्वेश्चन है
सोनी ने राष्ट्र स्तर के प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया? भाई साहब ये हम पहले बताएं, चौथा स्थान राष्ट्र स्तरीय में प्राप्त किया था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है? या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल में मिटा दिया? तो ये कौन होगा? कदम। ठीक है, कदम। इसके बाद अगला क्वेश्चन 186 नंबर क्वेश्चन है, किसने नरेगा के ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे? तो वो कहा था कदम। तो थोड़ा कदम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि कदम कहाँ की रहने वाली थी। ठीक है, कदम के पिता के नाम क्या था, माता के नाम क्या थी? तो ये गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, बख्तियारपुर प्रखंड है, जिला मुंगेर है, वहाँ के रहने वाली थी। कदम के पिताजी के नाम था जितेंद्र मांझी, उनके माता की नाम थी शांति देवी। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कदम पढ़ लिखकर क्या बनना चाहती थी? ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब इस प्रकार की कि सोनी पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती थी, या गुड़िया पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती थी, या कदम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती थी। इसके बाद जैनब खानम ने पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है, उसकी इच्छाएं तो याद रखना है जरूर। इसके बाद क्या हो जाएगा इसका आंसर? डॉक्टर। कदम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जैनब खानम आत्मरक्षा हेतु लड़कियों को क्या सिखाती थी? तो वो कराटे सिखाती थी, कराटे में माहिर थी, उसे ब्लू बेल्ट प्राप्त था। ठीक है, ब्लू बेल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन है, जैनब खान अभी किस कक्षा में पढ़ रही है? तो वो बुक में जो है जैनब खानम जो है वो BA में पढ़ रही है। ठीक है, तो जैनब खानम के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैनब खानम के दादा के नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान खान है, जो बुक में 94 वर्षीय है। ठीक है। इसके बाद उनके पिता के नाम मोहम्मद मंसूर आलम है। ठीक। उनके माता के नाम फूल बीबी है। ठीक है। ये कहाँ के रहने वाली है? मथुरापुर कहतरवा पंचायत के शिवहर जिला के रहने वाली है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है 19 नंबर चैप्टर है, जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवनी के बारे में बताया गया है इस पाठ में। तो ये पाठ पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित किया गया पाठ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म के बारे में अगर पूछा जाए तो आपके किताब में जो किसलय किताब होंगी उनमें जन्म लिखा होगा जननायक कर्पूरी ठाकुर का, वो 24 जनवरी 1921 ईस्वी में। ठीक है, इतना लिखा होगा आपका। लेकिन आप लोग याद रखेंगे, सोशल मीडिया पे अगर आप इसका जन्म के बारे में सर्च करेंगे तो यही बताएगा। ठीक है, हर एक प्रकार इसका जो स्मारक रहेगा उसमें भी 24 जनवरी 1924 ही लिखा रहता है। कहीं भी स्मारक बनता है, किसी भी चौक चौराहे या किसी मार्केट में इसका स्मारक दिखिएगा कर्पूरी ठाकुर के, तो उनका जो है जन्म के बारे में लिखा रहेगा 1924, ऐसे लिखा रहेगा 1924 टू 1988, मतलब जन्म से मृत्यु तक लिखा रहेगा। तो इसका मतलब इसका जीवन काल यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो सही में जो रियल में जो होगा ना वो यही होगा। ठीक है, लेकिन आपके बुक में जो है ये है, तो बुक के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि किसको टिक करना है। ठीक है। तो उनके माता पिता के नाम के बारे में पूछा जाए तो पिता के नाम था गोकुल ठाकुर और माता के नाम फूलेश्वरी देवी। ठीक है। इसके बाद देखिए 190 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं कि आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था? तो वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस राज्य से है? तो वो बिहार से है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कॉलेज त्याग कब किया? तो वो 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान किया था। ठीक है, 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक। इसके बाद है प्रधानाध्यापक के पद पर रहते हुए जननायक जी को कितनी तनख्वाह मिलती थी? मासिक तनख्वाह जो थी वो 30 रुपया प्रति महीना मिलती थी। इसके बाद जो है 194 नंबर क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार किया गया? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है वो 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि लगभग 2 बजे गिरफ्तार किया गया है। और ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछ दिया क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद 195 नंबर क्वेश्चन है,
जननायक जी को कहाँ के जेल में रखा गया? तो सर्वप्रथम जो है जननायक जी को दरभंगा के जेल में रखा गया। दरभंगा याद रखेंगे। जननायक जी के प्रथम आम चुनाव जननायक जी ने प्रथम आम चुनाव कब लड़ा? तो वो 1952 में लड़ा और भारी मतों से विजय प्राप्त किया। इसके बाद है जननायक जी ने प्रथम चुनाव किस पार्टी से लड़ा था? तो वो पार्टी थी सोशलिस्ट। ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, जननायक ने गांव की यात्रा करते समय हैजा पीड़ित को कब देखा था? तो जब वो विधायक बन गए थे और चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जब वो गांवों में यात्रा कर रहे थे 1957 ईस्वी में, तब उन्होंने देखा कि एक हैजा पीड़ित जो है वो हैजा रोग से जो है ग्रसित है और उसे मरने के लिए उनके परिवार भी उसे छू नहीं रहे हैं। तब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें अपने कंधे पर उठाया और लगभग 5 किलोमीटर तक, वहाँ पे रास्ता खराब था जो गाड़ी से नहीं ले जा पाया, दूर था, तो 5 किलोमीटर पैदल अपने कंधे पर लाद करके अस्पताल में पहुँचाया। उसके बाद ही वो दम लिया। तो यहाँ पे 1957 हो जाएगा। इसके बाद 199 नंबर क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया कि जननायक जी ने हैजा पीड़ित को कंधे पर लेकर कितनी दूर तय की? तो वो 5 किलोमीटर। ठीक। इसके बाद है 200 नंबर क्वेश्चन है कि कौन लिखता है कि इन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था? तो उनके जो है दोस्त थे। ठीक है, दोस्त थे श्री राजेंद्र शर्मा, उन्होंने लिखा है ये। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 201 नंबर क्वेश्चन, जननायक जी दरभंगा कॉलेज जाने के लिए कौन सा परिवहन का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, जननायक जी दरभंगा के सीएम कॉलेज में जब एडमिशन लिया था, चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय में आईए में एडमिशन लिया था, तो वो 2 साल का कोर्स होता है। तो 2 साल जो है वो कॉलेज आने जाने के लिए जो है वो रेल यात्रा करता था। ठीक है। वो आता था पहले अपने गांव से, जो पितौजिया उसका गांव है, तो पितौजिया से जो है वो अपने पैदल चल करके वो मुक्तापुर स्टेशन आते थे। मुक्तापुर स्टेशन पे वो ट्रेन पकड़ लेता था और दरभंगा स्टेशन आ जाते थे। और दरभंगा स्टेशन के ठीक साइड में ही 1 किलोमीटर साइड में सीएम कॉलेज है। ठीक है। तो सीएम कॉलेज में जो है वो अपना क्लास करते थे। फिर शाम होता था, तो शाम होने के बाद फिर रेल की यात्रा से अपने घर पहुंच जाते थे। ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे रेलगाड़ी। इसके बाद 202 नंबर क्वेश्चन है, जेल कैदियों को सुविधा हेतु जननायक जी ने कितने दिनों का उपवास रखा? तो ये 25 दिनों का उपवास रखा था। इसके बाद है जननायक जी किस महाविद्यालय से आईए किया? तो मैंने बताए थे कि सीएम कॉलेज दरभंगा, अर्थात चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा। तो चंद्रधारी महाविद्यालय यहाँ पे लिखा गया है, चंद्रधारी महाविद्यालय या चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा। ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन चंद्रधारी, और इसके बाद यहाँ पे देखिए 204 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। और वैसे 204 नंबर लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं, लेकिन इसे याद रखना है कि जननायक जी मैट्रिक की परीक्षा किस श्रेणी से और कब पास किया? तो 1940 में पास किया था वो, द्वितीय श्रेणी अर्थात सेकेंड डिवीजन से। ठीक है। इंटर की परीक्षा 1942 में किया था सेकेंड डिवीजन से। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद उनके जीवन काल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार अगर हम क्वेश्चन आंसर लिखते रहे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे सम्मिलित कर दिए हैं। ठीक है। कि 1952 से 1980 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। कौन? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर। 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा 1970 एवं 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। तो पूछेगा जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? तो 1967 में बने। ठीक है। इसके बाद कहेगा बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो एक बार 1970 में बना, इसके बाद एक दूसरी बार 1977 में बना। तो एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बना था। ठीक है। और इसके बाद छोटा टिप्पणी कि 12 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष के नेता दल से हटाया गया। देखिए, सभी में होता है, ये पार्टी में जो है वो नेतागिरी में होता ही रहता है। कोई जिसको ज़्यादा बहुमत मिला तो उसे ही पार्टी में रखा जाता है, कम मिला तो उसे हटा भी दिया जाता है। और वैसे भी वो एजेड हो चुके थे। ठीक है। और तो 17 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण इस महान विभूति का क्या हो गया? निधन हो गया। हार्ट अटैक आ गया और उनका हृदयघात हो गया। तो 17 फरवरी 1988 को उनकी मृत्यु हो गई। याद रखेंगे। कब उसे हटाया गया विपक्ष के नेता दल से? तो 12 अगस्त 1987 को। और मृत्यु कब हुई?
तो 17 फरवरी 1988 को हो गया। तो जननायक कहेगा किसी गरीबों के मसीहा कहा जाता है, तो गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है मैंने इस चैप्टर का बता दिया है। अब अगले चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अगला चैप्टर है 20वें नंबर चैप्टर, जिसके नाम है झांसी की रानी। ये एक प्रकार की कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसमें 205 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सी कविता 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविश्वसनीय अध्याय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो झांसी की रानी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है झांसी की रानी शीर्षक कविता में किसका वर्णन किया गया है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद है बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है, क्यों, तो क्योंकि भारत का इतिहास जो है वो प्राचीन अर्थात पुराना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद है झांसी की रानी कविता हमें किसकी याद दिलाती है, तो वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। ठीक है, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए 1857 में ही अगस्त की क्रांति की थी और उसी लिए वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को याद दिलाती है और प्रथम बार ही इसमें भाग लिया था 1857 ईस्वी में ही। इसके बाद झांसी की रानी किसकी सत्ता के विरुद्ध लड़ी थी, तो ब्रिटिश सत्ता अर्थात अंग्रेज के सत्ता के विरुद्ध लड़ी थी, याद रखेंगे। और किन के बीच लड़ा था, तो अंग्रेजों के बीच लड़ा था। अगला क्वेश्चन है 210 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों के मित्र कौन थे, तो सिंधिया जो थे वो अंग्रेजों के मित्र थे। ये भी क्वेश्चन है। नाना साहेब का संबंध किस क्षेत्र से था, तो वो कानपुर के नाना, तो कानपुर से था। ठीक है, इसके बाद जो है लक्ष्मीबाई के पिता के कितने संतान थी, तो मात्र एक ही थी, वो कि लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, इसके बाद है लक्ष्मीबाई की वीरता से कौन खुश होते थे, तो मराठे खुश होते थे। ठीक है, इसके बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या था, तो वो व्यूह रचना था, दुर्ग तोड़ना था, नकली युद्ध करना आदि था। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है 215 नंबर क्वेश्चन, झांसी की वीरता की कहानी हम किनके मुंह से सुन रहे हैं, तो कहते हैं ना कि बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो बुंदेली खंडी के भाट से। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन 216 नंबर क्वेश्चन, ये कहाँ की कुल देवी की झांसी की रानी आराधना करती थी, तो वो महाराष्ट्र के कुल देवी थी, उनकी आराधना झांसी की रानी करती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 217 नंबर क्वेश्चन है, झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन सा गवर्नर जनरल प्रसन्न था, तो झांसी के राजा अर्थात झांसी की राजा जो की मृत्यु हो गया, तो वो डलहौजी के जो राजा था ना डलहौजी, वो प्रसन्न हुआ, मतलब खुश हुआ। ठीक है, इसके बाद है झांसी के राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के कब्जा किया, अर्थात अंग्रेजों ने कब्जा किया था, तो अंग्रेजों ने झांसी पर भी कब्जा कर लिया, दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया और लखनऊ पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है झांसी से लड़ने के लिए सेना लेकर कौन आया, तो झांसी से लड़ने के लिए जो है वो सेना लग करके ये लेफ्टिनेंट बाकर जो था वो आया। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन 220 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई ने कालपी पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की, तो वो 100 मील तय की थी कालपी पहुंचने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई की दो सखियां काना और कौन थी, तो मुंद्रा थी। ठीक है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा मुंद्रा। इसके बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई की आयु कितनी आयु में मृत्यु हो गई, तो जो है मात्र 23 वर्ष की आयु में जो है उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद है पेशवा को कहाँ कैद किया था, तो पेशवा को जो है कैद किया गया था वो बिठूर में किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 224 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी किससे, अंग्रेजों से। ठीक है, झांसी की रानी को किन की गाथाएं जवानी याद थी, तो वो वीर शिवाजी की गाथाएं याद थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में प्रस्तुत पंक्ति में वैभव किसका प्रतीक है,
तो वैभव जो है वो झांसी के राजा का प्रतीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा झांसी के राजा। ठीक है, झांसी के राजा याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? तो वो कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन थी। ठीक है। इसके बाद 228 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता में किस समय के स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई है? तो वो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 21 तक के वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। अब बचा आप लोगों का 2 चैप्टर का वीडियो, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोग वीडियो लेट से देख रहे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।